हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी, जिसके अंतर्गत मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब CDP का कोर्स करवा रही थी, जो आपकी 30 नंबर की आती है। तो इसका मतलब भी CDP बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 30 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये वीडियो की जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ, ये आपके ना कि सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, बल्कि अदर टेट एग्ज़ाम, जो स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, RPWD एक्ट 2016। अब हम बात करेंगे कि RPWD एक्ट आखिर है क्या, है ना। तो आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लें। पहले तो मैं ये बता दूं कि RPWD एक्ट, RPWD का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, जो कि 2016 में आया था। तो आइए हम इसके और भी जो दूसरे पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस कर लें। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री इसकी देखरेख करती है, किसके अंडर में ये काम करता है एक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और ये तो हम बात कर ही चुके हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये कौन से ईयर में आया एक्ट, 2016 में। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017, यानी ये लागू कब से हुआ, तो उसकी डेट क्या है, 15 जून 2017। 15 अगर आपको नहीं भी याद रखता है तो एटलीस्ट जून 2017 तो आप याद ही रखिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कब लागू हुआ, और हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमने ध्यान से पढ़ा नहीं होता है क्वेश्चन को, इसलिए हम 2016 लगा के आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो कब लागू हुआ, 2017 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1995 में दूसरा एक्ट था, कौन सा, PWD एक्ट, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ये तो आप समझ ही रहे होंगे PWD देख के। तो पहले ये था, इसी को इम्प्रोवाइज करते हुए, इसी में कुछ इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट करते हुए कौन सा एक्ट लाया गया, RPWD एक्ट, जो आज भी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 1995 में आया था, जिसमें कि 7 डिसेबिलिटी थी। ठीक है बात, यानी 7 शारीरिक अक्षमताएं थी, जो कि कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन के अंदर। जब RPWD एक्ट आया तो इसी में क्या इम्प्रूवमेंट लाया गया कि इसमें 7 से बढ़ाकर 21 यानी 21 डिसेबिलिटी कर दी गई। ठीक है, और भी डिसेबिलिटी जोड़ के इसमें 21 डिसेबिलिटीज जोड़ दी गई, और 40% तो होनी ही चाहिए। जैसे 40% कहने का ये मतलब है कि देखिए, जैसे अब डिसेबिलिटीज़ कई प्रकार की हो सकती हैं, देखने की, सुनने की, है ना, या फिर कोई भी पैर खराब है, हाथ खराब है, ठीक, किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब ऐसे तो कहें कि अगर किसी बंदे को थोड़ा सा पावर वाला चश्मा लगा है, तो फिर वो भी इस एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा, उसे भी सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि इन लोगों को मिलती हैं जो इस मतलब होते हैं डिसेबल। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अक्षमता कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी वह उसको कोई भी फायदे मिलेंगे जो कि इस एक्ट के अंतर्गत लिए गए हैं। ठीक है, तो 40% जरूरी है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहा गया है, और हम देख लेते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें की गई हैं। ठीक, तो आइए एक एक करके देखें। इट एंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल हु सफ़र फ्रॉम 40% डिसेबिलिटी। यही सारी बातें मैंने आपको बोली कि जो 40% डिसेबिलिटी ज़रूरी है। ठीक,
covers 21 disabilities like blindness, dwarfism, hemophilia, mental illness etc. मतलब इसमें 21 डिसेबिलिटी ऐड की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है अंधापन, बौनापन, हीमोफीलिया, मेंटल इलनेस, ऐसे 21 बीमारियां इसमें ली गई हैं। और देखिए क्या बोला गया है, इन्हेंसेस द रिजर्वेशन कोटा 3 to 4% इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि 3 से 4% बढ़ा दिया गया है कोटा, रिजर्वेशन कोटा यानी कि आरक्षण बढ़ा दिया गया है सरकारी नौकरियों में। ठीक है, 3 से 4% कर दिया गया है। यही जो RPWD एक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। ठीक बात। और देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, फोकसेस ऑन मेकिंग ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स डिसेबल्ड फ्रेंडली बाय प्रोवाइडिंग रैम्प्स, स्लोप्स, ऑडिटरी सिग्नल्स एटसेट्रा। देखे होगा आपने, जैसे कि कोई भी पब्लिक बिल्डिंग है, जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया या फिर रेलवे स्टेशन या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें क्या करते हैं कि चलने के लिए, जैसे अब सीढ़ी, कोई पर्सन डिसेबल है तो वो सीढ़ी तो नहीं चढ़ पाएगा ना, तो उसको हटा के क्या रखते हैं, रैंप लगाते हैं। ठीक, ताकि चलने में दिक्कत ना हो। कई जगह हॉस्पिटल्स में भी, मेट्रोज़ में भी, है ना, और इवन रेलवे स्टेशंस में भी। और क्या, ऑडिटरी सिग्नल्स लगाए जाते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है सही से उनके लिए ऑडिटरी सिग्नल्स भी दिखाते हैं, या फिर अंधेपन के लिए भी सिग्नल्स लगाए जाते हैं ताकि वे सुन के समझ सके। ठीक, तो ऐसी सारी सुविधाएं लाई गई हैं इस एक्ट के अंतर्गत। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी, 21 डिसेबिलिटी हैं जो कि इसके अंतर्गत हैं, आती हैं इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये आप पढ़ लेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी डिसेबिलिटी याद रखना ज़रूरी है, पूरी 21 की 21, पर हाँ, आप अगर आप 2-3 बार अगर इस पे गो थ्रू कर लेंगे, 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो छूटेगा नहीं, है ना। जैसे अगर आपने पढ़ लिया तो अगर पूछेगा कि सेरेब्रल पाल्सी है कि नहीं है 21 डिसेबिलिटीज़ में, तो आप लगा सकते हैं। ठीक, थैलेसीमिया है कि नहीं है, ऑटिज्म है कि नहीं। ठीक, तो ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में ऐड किया गया है। एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं वो भी किस में आते हैं, 21 डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म है, मौनापन है, ये सब भी क्या है, सारे इसमें आते हैं। सिकल सेल डिसीज़ है, तो ये सारे 21 डिसेबिलिटीज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी RPWD एक्ट की बात। इसमें खाली इतने ही पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू एजुकेशन, है ना। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से आप समझिए इसको। ये भी एक्ट है जिसको हम RTE ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, जो कि कौन से ईयर में आया, 2009 में। राइट टू एजुकेशन, इसका क्या मोटो था, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए शिक्षा, सभी को शिक्षा पाना ज़रूरी है। तो इस एक्ट में कहा गया। तो आइए हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में पहले भी कुछ नियम थे, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट किया गया, है ना, और क्या क्या चीज़ ऐसी की गई जो कि बंद करवाई गई। पहले होती थी पर उसके बाद कहा गया कि आज के बाद से ये चीज़ें इन पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। ठीक, तो आइए एक एक करके पॉइंट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, ये मैंने आपको बता दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि ये 86 संशोधन था, 86वां संशोधन था हमारे संविधान का, जो कि किस में लाया गया, कौन सा आर्टिकल में, 21A। ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आर्टिकल 21A में रखा गया 86वां संशोधन था, जिसमें क्या बताया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, मतलब कि मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। किन लोगों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये उनका अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक, तो यही चीज़ इसमें कही गई। 6 से 14 साल यानी कि 8th क्लास, अगर हम इसको समझें तो यानी 8th क्लास तक एजुकेशन
फ्री भी होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो डिसेबल बच्चे होते हैं, ठीक है, वो तो हो सकता है कि थोड़ा स्लो पढ़ें, है ना, या फिर वो स्लो पढ़ना स्टार्ट ही करें, तो उनके लिए ये उम्र बढ़ा के 6 से 14 साल वाली उम्र बढ़ा के कितनी कर दी गई, 6 से 18 वर्ष। यानी कि वो 6 से 18 वर्ष के मतलब वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करने का उनको अधिकार है ना। और ये देखिए, कम्स इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010, मतलब कि ये लागू कब हुआ, 2010 1 अप्रैल को, है ना। मतलब नियम तो पारित हो गया था 2009 को, लेकिन ये अधिनियम लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010। ठीक है, आइए आगे के पॉइंट्स पर डिस्कस कर लें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड इन आरटीई, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि इस एक्ट के अंतर्गत बैन कर दी गई कि अब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो आइए देखें, पहले क्या बोल रहा है, नो पनिशमेंट, यानी इसमें क्या हो गया, पनिशमेंट, नो पनिशमेंट पॉलिसी आ गई। बच्चे को क्या करना है, किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। कि जैसे पहले बच्चे क्या करते थे, टीचर्स जो होते थे बच्चों को डस्टर से मारते थे हाथ पे या फिर कहीं भी, या स्टिक से, या फिर कुछ भी कान पकड़ के खड़ा करवा देते थे, यानी कोई भी पनिशमेंट देते थे। लेकिन इसके अंतर्गत नो पनिशमेंट पॉलिसी आ गई। बच्चों को ना तो आप मार सकते हैं, ना पीट सकते हैं, या किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देना है, यानी बच्चा हैरेस नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से बच्चों को हैरेसमेंट नहीं करना है। नो टेस्ट बाय एडमिशन, जैसे पहले क्या होता था कि एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट रखाया जाता था स्कूल्स में, कि जो बच्चे टेस्ट पास कर लेंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा, और जो नहीं कर पाएंगे उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जो बच्चे थोड़ा स्लो हैं, नहीं पास कर पा रहे एग्ज़ाम, तो फिर ऐसे तो उनको एजुकेशन का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया हटा दिया गया कि टेस्ट तो बिल्कुल नहीं लेना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए क्या बोला गया, नो कैपिटेशन फ़ी, यानी कि कोई भी डोनेशन वगैरह एडमिशन के दौरान बिल्कुल नहीं लेना है ना, कि पैसे देके एडमिशन ले लिया, ये चीज़ बंद कर दी गई इसके अंतर्गत। और देखिए, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन, यानी कि लिंग या जाति या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। टीचर, प्रिंसिपल या कोई भी स्कूल अथॉरिटी, इवन बच्चे भी एक दूसरे के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे, सबके साथ समान व्यवहार करना है। ठीक है, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट भी है, और अगर वो समान व्यवहार उनके साथ करेंगे, यानी वो अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, तभी तो वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये पॉलिसी लाई गई। और देखिए, नो प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, ठीक है, टीचर्स क्या करेंगे, प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे। पहले क्या होता था, टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते थे, वे स्कूल में तो कम पढ़ाते थे, वो बच्चों से कहते थे, सारे नहीं, कुछ टीचर्स, कि मेरे घर आ जाना, तो वहाँ मैं तुमको अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से समझ में आएगा, सो एंड सो फीस है, इतनी फ़ीस लेके आ जाना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सारे बच्चे तो ये फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में टीचर क्या करता था, स्कूल्स में नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ वो जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ने आते थे सिर्फ उन्हीं को पढ़ाते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बंद करते हुए टीचर्स को मॉनिटर किया जाने लगा कि वो कोई भी प्राइवेट ट्यूशन्स ना लें और स्कूल में ही सारी अच्छी शिक्षा को अपने डिलीवर करें। ठीक है, रनिंग स्कूल्स विथ नो रिकॉग्निशन, यानी कि कोई भी स्कूल जो चल रहे हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनऑथोराइज्ड हो। सारे स्कूल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड होने चाहिए, या तो यूपी सरकार, यूपी बोर्ड द्वारा, सीबीएसई द्वारा एफिलेटेड होना ज़रूरी है, आईसीएसई द्वारा, ये नहीं कि स्कूल खोल दिया बस चल रहा है। ठीक है, तो कम से कम किसी न किसी अथॉरिटी से ऑथराइज्ड होना ज़रूरी है। आइए और देखें कि इस एक्ट के अंतर्गत और क्या क्या बातें कही गई हैं। तो दिस एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स दैट नो किड इज़ डिटेन्ड अंटिल क्लास 8th, है ना, यानी कि 8th क्लास तक, यही मैंने आपको बताया, क्योंकि 6 to 14 ईयर्स क्या है,
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो इसी को देखते हुए यानी 14 साल का बच्चा 8th क्लास तक तो आ ही जाता है, यानी कि तब तक बच्चे को फेल नहीं करा देना है, सारे बच्चों को क्या कर देना है, प्रमोट कर देना है या पास कर देना है। ठीक है, तो कोई भी, ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन CCE, जो मैंने इसके पहले की वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं कि CCE में क्या क्या बातें कही गई थी, उसके अंतर्गत कौन कौन से एवेलुएशन और असेसमेंट शामिल हैं, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, ये भी कौन से 2009 में आया था, तो उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि ग्रेड सिस्टम रख दिया गया था। 8th तक क्या था, ग्रेड सिस्टम रख दिया गया था, तो बच्चा कोई भी डिटेन या फेल नहीं होता था, सारे बच्चे क्या हो जाते थे, हो जाने हैं, पास हो जाने हैं। ठीक है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको हम SMC भी कहते हैं। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि जो स्कूल्स हैं उनको लिए SMC कमेटी होने का बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स है ना, जिनको कौन मॉनिटर करेगा, तो ऐसे में एक मैनेजमेंट कमेटी तो होनी ही चाहिए, है ना, उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए और उनका ध्यान मतलब वो करने के लिए कि वो ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर्स जो हैं या फिर जो भी अथॉरिटी है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो ऐसे में SMC का होना ज़रूरी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि इसने एक्ट में ये भी कहा गया कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट यानी अलग अलग टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में। हैविंग एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लासरूम कंडीशन, ड्रिंकिंग वाटर्स एंड फैसिलिटीज़, यानी पीने का पानी और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर ब्लैक बोर्ड ही अच्छा नहीं होगा या फिर फर्नीचर ही अच्छे नहीं होंगे, है ना, बच्चों को बैठने में असुविधा हो रही है, क्लासरूम में खिड़कियां नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगी। लर्निंग एनवायरनमेंट का होना तो बहुत ज़रूरी है ना, तभी तो बच्चा वहाँ पे रह के कुछ सीख पाएगा ना, जब वो कंफर्टेबल होगा, अच्छे से बैठ पाएगा, उसको बोर्ड अच्छे से दिखेगा। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी की गई। और देखिए क्या बोला है, द RTE Acts mandates for all private school to reserve 25% for their seats for children from socially disadvantaged and economically backward section, यानी कि 20% सीट रिजर्व रहेंगी प्राइवेट स्कूल के लिए। मैंडेट किया गया, ज़रूरी किया गया कि जो कि सोशली वीकर सेक्शन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ठीक है, EWS के लिए 25% सीट्स रिजर्व रहेंगी। ठीक बात। अब देखिए और क्या बात करी गई है इस एक्ट के अंतर्गत, RTE के अंतर्गत, उसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट और टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थी, कितने विद्यार्थियों में एक टीचर होना चाहिए, यानी कि अगर एक टीचर है तो उसमें कितने विद्यार्थी। ऐसे तो हम देख लें कि एक टीचर है, 100 बच्चों को बैठा दिया गया, भीड़ की भीड़ उमड़ी पड़ी है, टीचर पता ही नहीं, टीचर की आवाज़ ही नहीं जा रही है बच्चों तक, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि दूर तक बच्चे बैठे हुए हैं, इतने सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी इंश्योर किया गया कि एक टीचर पे कितने बच्चे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी क्लासेस के लिए, है ना, प्राइमरी क्लासेस के लिए स्टूडेंट और टीचर रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1, यानी एक टीचर के लिए 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट्री के लिए कौन सी क्या बोला गया कि एक टीचर पर 35 स्टूडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और ये लिमिट प्राइमरी वाली मैं आपको बता दूं, प्राइमरी वाली जो लिमिट है 40 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, 40 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। और एक और पॉइंट है कि अगर प्राइमरी स्कूल्स में अगर टोटल स्ट्रेंथ अगर 150 से ज़्यादा है बच्चों की, तो फिर एक हेडमास्टर भी होगा।
हेडमास्टर, ठीक है। ऐसे तो स्कूल का प्रिंसिपल होता ही है, पर अगर प्राइमरी सेक्शन में अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो एक हेडमास्टर भी होगा ही होगा। और वैसे एक टीचर पे 30 बच्चे पढ़ेंगे, और एलिमेंट्री यानी 6 to 8 में कितने कौन से बच्चे पढ़ेंगे, एक टीचर पे 35 बच्चे पढ़ेंगे एक टीचर से, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। और देखिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज के बारे में भी बात की गई कि कितने डेज होने चाहिए। तो 200 वर्किंग डेज फॉर प्राइमरी स्कूल्स, है ना। प्राइमरी स्कूल के लिए कितने वर्किंग डेज होने चाहिए, 200। जबकि एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 6 to 8 जो स्कूल हैं उनके लिए 220 वर्किंग डेज होने चाहिए, ठीक है। और देखिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर, मतलब टीचर एक वीक में, एक हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा, तो 45 आवर्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई एग्जाम से पूछा गया है ना। तो 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स, यानी कि इसी में प्रिपरेशन के भी आवर्स हैं, जैसे कि टीचर्स बनाते हैं ना अपना लेसन प्लान एंड ऑल, तो ये सारे भी इसी में इंक्लूडेड हैं। यानी कि वर्किंग पूरा काम करेंगे, चाहे लेसन प्लान हो चाहे वो टीचिंग हो, 45 घंटे काम करना है हफ्ते में, ठीक है। अब देखिए अगर आवर के हिसाब से पूछा जाए तो प्राइमरी के लिए ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राइमरी के लिए 800 आवर्स की इंस्ट्रक्शनल स्टडी होनी चाहिए। कितने आवर की, 800 आवर की। और एलिमेंट्री के लिए कितने की, 1000 आवर्स की, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, ठीक। तो आइए आज हम इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने क्या देखा था, RPWD एक्ट जो कौन से ईयर में आया था, 2016 में आया था, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या था, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये कब आया, 2016 में। और लागू कब हुआ, तो ये हुआ लागू 15 जून 2017, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही हम यहाँ पे रिवीजन में देखेंगे। और देखिए इसके पहले कौन सा एक्ट था, PWD एक्ट। PWD एक्ट कब आया था, तो 1995 में, 1995 में आया था, जिसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ थी, तो इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी, है ना। और कितने परसेंट डिसेबिलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 40%, ठीक है। एटलीस्ट 40%, कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप PWD एक्ट के अंतर्गत आओगे। जब हमारा RPWD एक्ट आया, है ना, 2016 वाला, इसमें कितनी डिसेबिलिटी शामिल कर दी गई, तो 21 डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे मैं सारी 21 डिसेबिलिटी अब नहीं लिखूंगी, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी 21 डिसेबिलिटीज़ थी, है ना। तो 21 डिसेबिलिटीज़ को और कितनी होनी चाहिए, इसमें भी वही बात कही गई कि कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, RTE, राइट टू एजुकेशन, जो कि 2009 में आया, ठीक है। और ये लागू कब हुआ, कब इनटू फोर्स आया, तो 1 अप्रैल 2010 को आया है। 2009 में लागू कब से हुआ है, 2010 से। इसमें क्या कही गई सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या देना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कौन से साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स के जो बीच हैं, यानी अप टू 8th क्लास क्या देनी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमको देनी है। और ऐसे बच्चे जो किसी न किसी प्रकार से डिसेबल हैं, डिसेबल के लिए एज बढ़ा के कितनी कर दी गई, 6 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये 18 साल तक ये हो गया। और ये कौन से अमेंडमेंट में लाया गया, तो 86th अमेंडमेंट। कौन सा, 86th अमेंडमेंट में ये लाया गया। ये कौन से आर्टिकल, कौन से संविधान के कौन से पार्ट में है, तो 21A, आर्टिकल 21A में ये बात कही गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैन की गई थी, है ना।
पनिशमेंट नहीं देना है, बच्चे को पनिश नहीं करना है, टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देना है, कैपिटेशन फ़ी है ना, यानी कि फ़ी बाई एडमिशन नहीं लेनी है ना। और क्या बात कही गई थी, हाँ, टेस्ट नहीं लेना है एडमिशन के दौरान, नो टेस्ट बाई एडमिशन, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई थी। और क्या बोला गया था कि बॉयज़ और गर्ल्स के टॉयलेट्स अलग अलग हों, सेपरेट हों, क्लासरूम के कंडीशन अच्छी हो, ठीक है ना, लर्निंग एनवायरनमेंट होगा तभी बच्चे पढ़ पाएंगे, ये बात बहुत ज़रूरी कही गई इसमें। और क्या बात कही गई इसमें कि हाँ, और टीचर स्टूडेंट रेशियो भी बताया गया कि स्टूडेंट और टीचर रेशियो, स्टूडेंट टीचर रेशियो, एक टीचर पे कितने, तो अगर एक बच्चा है तो उसमें 30 स्टूडेंट होंगे, किसमें, प्राइमरी में, प्राइमरी की बात की गई है। और अगर एलिमेंट्री की बात करें यानी 6 to 8 की बात करें तो उसमें एक टीचर पे कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 35 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और ये लिमिट जो है प्राइमरी वाली 40 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 150 बच्चे हैं इन टोटल तो एक हेडमास्टर भी होगा, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स की बात करें, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स तो वो कितने थे, प्राइमरी में कितने थे, प्राइमरी में थे 200 घंटे और एलिमेंट्री में कितने थे, 220 आवर्स, ठीक है। और इंस्ट्रक्शनल आवर्स पर ईयर कितने थे, पर ईयर, पर एकेडमिक कितने थे, प्राइमरी के लिए इंस्ट्रक्शनल आवर जो मैंने लास्ट में बताया था वो थे 800 आवर्स प्राइमरी के लिए, और एलिमेंट्री के लिए कितने थे, तो वो थे 1000 आवर्स, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स मतलब इतने घंटे तो काम करना ही है कम से कम, टीचर्स को कितने घंटे, तो 45 आवर्स पर वीक, हर वीक 45 घंटे काम करने हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स यानी कि तैयारी के आवर को लेते हुए, यानी लेसन प्लान जो बनाएंगे वो, या और कुछ भी प्लानिंग करके लाएंगे, ठीक है, अपना TLM बना के लाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो ये तो आज हमने बात करी RPWD एक्ट के बारे में और RTE, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की। तो मैं समझती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।